This is chapter 1, Nature and Significance of Management of Business Studies, part 2। किसी भी मैनेजमेंट के 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स एक एंड रिजल्ट्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल सर्वाइव और ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी फर्म के, बिकॉज ये एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक मींस रिलेटेड टू मनी। ये उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को इकट्ठे काम करवाकर उन्हें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के भी फर्दर 3 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज सर्वाइवल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है सर्वाइव करना, और वो सर्वाइव तभी कर पाएगी जब उसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होंगे, बिकॉज इन ऑब्जेक्टिव्स के कंप्लीट होने पर ही उन्हें मनी और प्रॉफिट मिलेगा और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल हो सकेगी। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट। जैसे कि सर्वाइवल के लिए भी प्रॉफिट ज़रूरी है, इसीलिए जो प्रॉफिट है उसे हम लाइफ ब्लड कहते हैं किसी भी बिजनेस का। इसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में चल नहीं सकती, और जो भी प्रॉफिट्स अर्न होते हैं उसी से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। थर्ड इज़ ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब तक वो ग्रो नहीं करेगी, अपने प्रॉफिट और जो भी आउटपुट्स हैं उनको इंक्रीज़ नहीं करेंगी, तब तक वो मार्केट में लॉन्ग रन तक नहीं टिक सकेगी। इसलिए जो भी ग्रोथ है उसे हम मेजर कर सकते हैं। अगर सेल्स हमारी इंक्रीज़ हो रही है, अगर हमारे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, बिकॉज ये सभी तभी इंक्रीज़ होंगे अगर हमारे पास प्रॉफिट है, हमारे पास मनी है, और वो मनी एक ग्रोथ के सिम्टम हो। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल नाम से पता चल रहा है कि जो भी पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए कुछ भी प्रॉफिटेबल हो, इसलिए इन सोशल ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिकली देखती है कि हमें इन्वायरमेंट के लिए और या फिर पब्लिक के लिए क्या क्या करना चाहिए। इससे जो भी है वो सोशल गेन होता है, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी इंक्रीज़ होती है। फर्स्ट इज़ यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन टू सिक्योर द इन्वायरमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हार्म मेथड्स यूज़ कर रही है अपनी प्रोडक्शन में या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसके जो भी इन्वायरमेंट है, उसकी सराउंडिंग्स है, वो हार्म होंगी, और उससे सोशल ऑब्जेक्टिव्स उसके भी हार्म होंगे। और अगर नेक्स्ट इज़ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश होती है तो वो काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, और उनके जो भी अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस होते हैं, मतलब जो भी गरीब घर के लोग होते हैं, उनको भी नौकरियां मिलती हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज़ लाइक स्कूल एंड हेल्थ केयर एक्सेट्रा फॉर द कम्युनिटी। जब भी कभी कभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोशल मोटिव के लिए थोड़े थोड़े टाइम बाद अगर कोई भी हेल्थ केयर कैंप या फिर कुछ भी करवाती है, तो उससे भी उसकी जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज़ होती है और सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं। सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइजेस। अगर उनकी क्वालिटी गुड है उसके प्रोडक्ट्स की, बट उसके प्राइसेस बहुत हाई है कि पुअर पीपल खरीद ही नहीं पाएंगे, तब भी उसकी रेपुटेशन डाउन जाएगी और उसके सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल नहीं होंगे। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी प्रोसेसेस हैं उनको लॉफुल मैनर में नहीं कंप्लीट कर रही, कोई कुछ भी इलीगल काम चल रहा है, लाइक उन्होंने अगर कोई भी केमिकल प्रोडक्शन किया और बिना गवर्नमेंट को बताए उसकी प्रोडक्शन चल रही है जो कि हार्मफुल है, तो वो भी इलीगल मैनर हुआ और उससे भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स हार्म होंगे। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये भी वही हो गया दैट हमें बिल्कुल लीगली काम करना चाहिए, लॉफुल मैनर में काम करना चाहिए, इलीगल वे से नहीं करना चाहिए। Next is Tisco. Tisco was the first company in the country to conduct social audit to find out the extent to which it is discharging its social obligations. Tata Tata Iron and Steel Company, it was the first company, इंडिया में ये फर्स्ट कंपनी थी जिसने अपने आप को ऑडिट करवाया, अपनी कंपनी को, मतलब अपनी कंपनी के जो भी गोल्स और प्रोसेसेस थे उनको चेक करवाया, ताकि पता चले वो कितने एक्सटेंट तक, कितने लेवल तक सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे करते हैं। नेक्स्ट इज़ पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। नाम से ही पर्सनल यहाँ पर हमने एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ किया है,
जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी तरफ उसके जो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको वो कैसे फुलफ़िल करती है, ये सारे उसी में वही होता है। बिकॉज़ अगर कोई भी एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स नहीं फुलफ़िल हो रहे तो वो या तो काम वो अच्छे ढंग से नहीं करेगा, उसका इंटरेस्ट नहीं उतना बनेगा, या फिर वो वैसे ही जॉब छोड़कर रिज़ाइन करके चला जाएगा। इनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स। जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनकी सैलरीज और जो भी बोनसेस हैं वो उनको टाइम टू टाइम रेगुलरली मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि उनकी जो सैलरीज है वो ना प्रमोट हो रही हैं और वो काम भी अच्छे से कर रहे हैं, इससे भी उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हार्म होंगे। सोशल नीड्स लाइक पीयर रिकग्निशन मतलब जो भी उनके जो को वर्कर्स हैं, जो भी कलीग्स हैं, उनको आपस में रिस्पेक्ट देनी आनी चाहिए और वो खुद भी अपनी रिस्पेक्ट कर पाएँ ताकि कोई और उनका कलीग उन्हें कुछ कह ना सके। इसका ध्यान भी वो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट रखेगी, इसलिए ये भी एक सोशल नीड है किसी भी एम्प्लॉयर की। नेक्स्ट इज़ हायर लेवल नीड्स सच एज पॉलिसीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी चाहिए या फिर कोई नए कैंप्स लगाने चाहिए ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ नया सीख सके अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन और उनके खुद की भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। अगर कुछ भी हार्मफुल है तो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं होंगे। Next is case studies. In the first year of operation, the revenues generated by Max Industries from sale of its products are just sufficient to cover the cost of production. जैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई मैक्स इंडस्ट्रीज़, इसके फर्स्ट ईयर में जो भी रेवेन्यूज़ जनरेट हुई थी, जो भी प्रॉफिट मिला था, उससे बस जो जो उनकी कॉस्ट थी प्रोडक्शन में सिर्फ वही कवर हो पाई थी। विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ मेट इन द गिवन केस? What are the two other organizational objectives which is the company is yet to achieve? इस केस में जो इसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है वो है सर्वाइवल। बिकॉज सर्वाइवल तभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फुलफिल हो सकता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन को उतने प्रॉफिट्स हो सकें ताकि जितने उन्होंने कॉस्ट लगाई है उतनी वो कम से कम फुलफिल कर पाएँ। अगर उनकी कॉस्ट ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है तो वो कंपनी सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी किसी भी हाल में। अदर टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर प्रॉफिट एंड ग्रोथ। बिकॉज ये तीन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल वो कंपनी ऑलरेडी कर रही है और प्रॉफिट और ग्रोथ उसने अभी करना है। XYZ group of companies decided to donate 2% of its sales to child rights and you cry for improving the condition of children in India. This initiative by the company was highly appreciated by the public and their sales increased by 10%. XYZ ग्रुप ऑफ कंपनीज वो अपनी जो भी प्रॉफिट है उसके 2% चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी कि शॉर्ट फॉर्म में CRY क्राई को डोनेट करते थे, जिससे उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है, जो भी प्रेजेंट कंडीशंस है चिल्ड्रन की इंडिया में, वो इम्प्रूव हो। इससे उनकी रेपुटेशन इंक्रीज़ हुई और उनकी सेल्स 10% इंक्रीज़ हुई। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव डिपिक्टेड इन द गिवन केस। इस केस में उन्होंने अपना सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया बिकॉज वो डोनेट कर रहे हैं चाइल्ड राइट्स एंड यू को अपना 2%, जिससे उनकी रेपुटेशन भी इंक्रीज़ हुई और उनका सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हुआ। फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन गिवन ऑन द राइट हैंड साइड, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव वायलेटेड बाय द मैनेजमेंट। जो ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन गिवन है साइड में, वो उसमें नॉट हायरिंग एक साइन बोर्ड लगा हुआ और जो भी व्हील चेयर पे जो आदमी है उसको वो हायर नहीं कर रहे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे जो भी कंपनी है। सो हमें बताना है कि इससे कौन सी ऑब्जेक्टिव वो वायलेट कर रही है। इसमें भी सोशल ऑब्जेक्टिव है बिकॉज किसी भी पर्सन की कोई भी सेक्सुअल या फिर कोई भी फिज़िकल अगर इनइक्वालिटी है तो उसके बेस पर हम उन्हें मैनेजमेंट से नहीं निकाल सकते, इसलिए वो सोशल ऑब्जेक्टिव को हार्म कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जैसे कि मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजर है वो अपने जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ होता है उनको अलग अलग काम करने की बजाय उनको ग्रुप गोल्स प्रोवाइड करता है ताकि वो इकट्ठे काम करें, इक्वालिटी से काम करें इकट्ठे होकर और अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफ़िल करें। इससे जो भी कंपनी है वो ग्रो हो सके और सर्वाइव कर सके मार्केट में। सेकेंड इज़ मैनेजमेंट इंक्रीजिंग
इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जो भी मैनेजमेंट है वो एफिशिएंसी अपनी इंक्रीज़ करने का ट्राई करती है हमेशा, ताकि उनकी जो कॉस्ट है, जितने भी उसने इनपुट पर पैसे लगाए हैं, उससे ज़्यादा उसे उससे कहीं ज़्यादा उसे प्रॉफिट और आउटपुट मिल सके। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किसी भी नई इन्वायरमेंट में जाना नहीं पसंद करते, बिकॉज उन्हें अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर जाकर एक चैलेंजिंग जोन में जाना पड़ेगा। बट मैनेजमेंट उन्हें हेल्प करती है ताकि वो एक नए और चैलेंजिंग सिचुएशन में जा सकें, और वो अपना जो माइंडसेट है वो चेंज करें, ताकि वो और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकें जो कि मार्केट के चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सके। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि हमने देखा कि ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट करवाती है। जो मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज़ का भी पूरा ध्यान रखती है, उन्हें प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस मिले, सैलरीज मिले, बोनसेस मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इससे वो ऑर्गेनाइजेशन की भी रेपुटेशन इंक्रीज़ होती है, और मोर ओवर उनका सर्वाइवल भी इंक्रीज़ होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट सिर्फ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स नहीं कंप्लीट करती, वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट करती है। इससे, जैसे कि हमने पहले केस स्टडीज़ भी देखी, उससे उनकी जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज़ होती है, उससे उनकी सेल्स भी इंक्रीज़ हो सकती हैं, और उनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ और आउटपुट भी बढ़ेगी। Next is Alpine Automobiles aims to produce and sell 2 lakh cars in 2019. To achieve this objective, the production department strives for timely production and sales department takes all possible steps to sell them. Due to combined efforts of all the departments, the company is able to achieve its target, which significance of management is highlighted in the given statement. Mention 2 other points of importance of management. एक एल्पाइन ऑटोमोबाइल्स हैं जो 2 लाख कार्स मैन्युफैक्चर कर रही है 2019 ईयर में। उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टाइमली प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प की। सेल्स डिपार्टमेंट को उन्होंने सारे जो भी सेलिंग स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट करवाने में उन्होंने मोटिवेट किया। इससे जो भी प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट जब इकट्ठे होकर काम कर रहे थे, उनको अपना टारगेट जो कि 2 लाख कार्स 2019 में कंप्लीटली मैन्युफैक्चर करनी थी, वो कर पाए। इससे हमें मैनेजमेंट का कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पर है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। बिकॉज ये ग्रुप था एक प्रोडक्शन मैनेजर का और सेल्स मैनेजर का, जब ये इकट्ठे होकर ग्रुप में काम कर रहे थे तभी इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हुआ। और अदर 2 पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज मैनेजमेंट अपने आप को बहुत एफिशिएंट बनाना चाहती है ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो कवर हो सकें पूरी की पूरी, और आउटपुट मैक्सिमम प्रोड्यूस हो। और मैनेजमेंट अपने आप को अडेप्ट करती है नए चेंजिंग इन्वायरमेंट के लिए। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब जिसमें एक रेगुलर प्रोसेसेस चलते हैं, जिसमें सारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं और लॉज होते हैं। ये लॉज और स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो कहीं पे भी एप्लीकेबल होंगे, चाहे दुनिया के कोई भी कॉर्नर पे हों। ऐसे ही मैनेजमेंट को साइंस से अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिकॉज इसमें भी जो प्रोफेशनल्स हैं वो प्रोसेसेस को रेगुलरली मेंटेन करते हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये एक लाइन वाइज फंक्शंस चलते हैं जिससे एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस में हमेशा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर लॉज और रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, बट मैनेजमेंट पे ये फीचर 100% एप्लीकेबल नहीं है। बिकॉज किसी भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को हम जितनी मर्जी एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्व कर लें, बट फिर भी ह्यूमन नेचर चेंज होता रहेगा, जिससे कोई भी प्रिंसिपल है वो 100% वहाँ पर स्टैटिक नहीं रहेगा, रिजिड नहीं रहेगा। यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो भी साइंस के लॉज और प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। कोई भी रूल साइंस का वो दुनिया के किसी भी स्कूल, किसी भी मैनेजमेंट या फिर कहीं पे भी वो सेम रहेगा, बट मैनेजमेंट के जो लॉज हैं और प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। जो लॉज और प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड भी नहीं है, वो टाइमली चेंज होते रहते हैं, बट साइंस के प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होते। ऐसे ही कंक्लूजन में, जब साइंस के 3 फीचर्स में से सिर्फ मैनेजमेंट
एक ही फीचर फुलफिल कर रही है, जो कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसलिए साइंस मैनेजमेंट को एक इनएग्जैक्ट साइंस माना जाता है और एग्जैक्ट साइंस नहीं कहा जाता। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट जैसे कि हमें पता है वो एक स्किलफुल और पर्सनलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। मतलब जो भी आर्टिस्ट होगा उसे अपनी एक पर्सनलाइज, एक अपनी अलग उसके पास स्किल होती है, अपना तरीका होता है अपने जो भी आर्ट्स या स्टडी है उसको प्रेजेंट करने का लोगों के सामने। आर्ट्स और मैनेजमेंट के फीचर्स अगर देखें तो पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। अगर कोई भी आर्टिस्ट है, लाइक डांसर है या फिर म्यूजिशियन है, उसको पहले थियोरेटिकल नॉलेज आनी चाहिए दैट डांस के क्या क्या बेसिक नीड्स हैं, क्या क्या म्यूज़िक के लिए हमें बेसिक नीड्स है जो हमें चाहिए जिससे हम म्यूज़िक सीख सकते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में हमें थियोरेटिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है कि एक मैनेजर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसने क्या क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करना है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जो भी आर्ट है उसमें एक आर्टिस्ट अपनी पर्सनलाइज एप्लीकेशन करते हैं अपनी स्किल की। हर एक पर्सन के पास अपनी एक डिफरेंट स्किल होती है और वो आर्टिस्ट भी उसे यूज़ करता है। ऐसे ही मैनेजमेंट में हर मैनेजर के पास अपनी अलग से पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है अपनी स्किल्स की, जिससे वो अपना जो भी आर्ट है, अपनी मैनेजमेंट का जो मैनेजरियल स्किल्स हैं उसे वो पीपल के आगे प्रेजेंट बहुत ही अच्छे से कर सकता है थ्रू प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जैसे कि हमने अभी कहा मैनेजमेंट और साइंस, मैनेजमेंट और आर्ट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जैसे कि हमें पता है कि जो आर्ट है वो एक प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से आती है। कोई भी आर्ट लाइक ड्राइंग ही ले लो, तो उसमें जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक हम अपनी इमेजिनेशन यूज़ नहीं करते, तब तक वो परफेक्ट नहीं होती। वैसे ही मैनेजमेंट में जब तक कोई भी मैनेजर अपने जो भी प्रैक्टिस नहीं करता, अपनी मैनेजमेंट को जो भी उसकी मैनेजरियल स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव नहीं करता, तब तक वो बेस्ट और परफेक्ट नहीं बन सकता। इन दी कंक्लूजन, मैनेजमेंट एक परफेक्ट आर्ट है बिकॉज इसके आर्ट के तीन फीचर्स हैं और तीनों के तीनों ये फुलफिल करता है। मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट के पास दोनों के फीचर्स हैं, साइंस के भी और आर्ट के भी। मैनेजमेंट एक साइंस है बिकॉज इसके पास एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। लाइक साइंसेस के जो प्रोसेसेस है वो चलते रहते हैं और वो अपने प्रेजेंट मैनेजर्स को उन फंक्शंस और प्रोसेसेस के बारे में बताते हैं। मैनेजमेंट एक आर्ट है बिकॉज ये पर्सनलाइज्ड स्किल्स प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज़ को और वो उन्हें कांस्टेंट प्रैक्टिस से इम्प्रूव भी करता है ताकि जो उसकी स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती रहें। जो साइंस प्रोवाइड्स द नॉलेज एंड आर्ट डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो भी साइंस है वो हमें एक नॉलेज प्रोवाइड करती है और जो आर्ट है वो एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है कि हमें वो नॉलेज कहाँ पे यूज़ करनी है। कोई भी मैनेजर बिल्कुल एफिशिएंट मैनेजर नहीं हो सकता, मतलब बहुत अच्छा मैनेजर तब तक नहीं हो सकता जब तक उसे प्रिंसिपल्स की नॉलेज ना हो और ना ही क्रिएटिविटी हो। इसलिए एक मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है, उसके लिए उसे नॉलेज भी चाहिए और उस नॉलेज की एप्लीकेशन कैसे करनी है वो भी पता होना चाहिए। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक जॉब भी है, एक ऑक्यूपेशन भी है जिसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई भी अगर मैनेजर है तो उसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि एक मैनेजर की ऑक्यूपेशन के लिए, जॉब के लिए उसे क्या क्या चाहिए। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन वर्सेस मैनेजमेंट। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हर एक प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब इसके जो भी कंसेप्ट हैं या थ्योरीज या प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं कि यही इसके प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट हैं, इसी के बेस पर उन्होंने आगे काम करना है। इसके लिए डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। जैसे किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए, लाइक डॉक्टर या उसकी स्टडी के लिए काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वैसे ही मैनेजमेंट की स्टडी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये फीचर मैनेजमेंट में 100% एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज किसी भी प्रोफेशन में अगर किसी ने लाइक सीए बनना है तो उसके लिए भी उसे सीए का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तब तक वो अब उसकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होएगी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब में। बट मैनेजमेंट में ऐसा हर बार नहीं होता है। अगर किसी मैनेजर के पास स्किल्स हैं बट उसके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डिग्री नहीं है, तब भी वो एक मैनेजर बन सकता है बिकॉज उसके पास वो सारी नॉलेज और स्किल्स ऑलरेडी है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, किसी भी
प्रोफेशन के लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन में से काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एसोसिएशन उसे सर्टिफिकेट्स और डिग्री प्रोवाइड करती है, बट एक मैनेजमेंट में ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी लॉयर को अगर लॉ प्रैक्टिस करनी है इंडिया में तो उसे बार काउंसिल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट मैनेजमेंट में ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी मैनेजर किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन से अटैच होने का ज़रूरत नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, किसी हर प्रोफेशन में एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि यही रूल्स और रेगुलेशंस हमेशा फॉलो होएंगी, बट एक मैनेजमेंट में जो भी रूल्स या प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं टाइमली अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग वर्किंग इन्वायरमेंट इन दी मार्केट। सर्विस मोटिव, जो भी प्रोफेशंस होते हैं लाइक डॉक्टर, टीचर, लॉयर या जो भी है, वो एक सर्विस मोटिव के लिए होती है। डॉक्टर का सर्विस मोटिव होता है अपने पेशेंट्स की लाइफ बचाना, उन्हें हेल्प करना। एक जो टीचर है वो सर्विस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, उनको पढ़ाकर। ऐसे ही बाकी सभी प्रोफेशंस का भी एक सर्विस मोटिव होता है, बट जो मैनेजमेंट है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और फिर सोशल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना होता है। इसीलिए ये भी 100% एप्लीकेबल नहीं है मैनेजमेंट पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन के भी सारे फीचर्स पोजेस नहीं करता, बट जो मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे प्रोफेशन बनने की तरफ जा रहा है, बिकॉज जितनी ही उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज और एसोसिएशन से वो अटैच होगा उतनी ही उसे सोशल रिकॉग्निशन ज़्यादा मिलेगी। Case studies. Mr. Nitin Singhania's father has a good business of iron and steel. He wants to go to USA for his MBA, but his father wants that he should join the business. मिस्टर नितिन सिंघानिया के जो फादर हैं वो एक आयरन एंड स्टील कंपनी का अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, बट जो मिस्टर नितिन सिंघानिया है वो यूएसए जाना चाहता है अपनी एमबीए करने के लिए, बट उसके फादर चाहते हैं कि वो वहीं रहकर इंडिया में ही रहकर अपना बिजनेस है वो ज्वाइन करें। On the basis of emerging trends, do you think that Mr. Singhania should send his son to USA? Give any 3 reasons in support of your answer. Yes, मिस्टर नितिन सिंघानिया के फादर को उसे यूएसए भेज देना चाहिए फॉर इस एमबीए यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज उसे वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी हाउ टू बिकम प्रोफेशनल इन बिजनेस एंड इज मैनेजमेंट। और अगर हम इसके 3 रीजंस की बात करें तो वो कोई भी 3 रीजंस हो सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के। Hema is one of the most successful manager of her company, Cobb Limited. She used her creativity and initiative in handling challenging situations at work. The knowledge gained by her during her student days at a renowned management institute, as well as through her observation and experience over the years, is applied by Hema in a skillful manner in the context of realities of a given situation. She often reads books and other literature in various fields of management to keep her knowledge updated. An aspect of the nature of management is being highlighted in the above description. Identify an aspect. हेमा बहुत ही अच्छी और सक्सेसफुल मैनेजर है अपनी कंपनी की कोब लिमिटेड। वो अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से नई चैलेंजिंग सिचुएशंस को भी पार कर लेती है, अच्छे से काम करती है और वो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, गेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर पढ़ती रहती है। अगर हम इस एस्पेक्ट को देखें कि इसमें मैनेजमेंट क्या है, इसमें एक मैनेजमेंट एज एन आर्ट शो हो रही है, बिकॉज वो अपनी पर्सनलाइज स्किल्स देख रही है, चाहे वो लिटरेचर है, नॉलेज है, पर्सनलाइज स्किल्स है, क्रिएटिविटी है या फिर अपनी इमेजिनेशन है। और इसमें एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ एस्पेक्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1, इसमें हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट के कोई भी 3 फीचर्स लिख सकते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें जो भी मैनेजर है वो अपने इंडिविजुअल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट गोल्स, ताकि वो एक बिग कॉमन गोल की तरफ अपना काम कर सकें। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये एक हायरार्की है मैनेजमेंट पोजीशंस की। हायरार्की मतलब लेवल्स हैं एक डिफरेंट मैनेजमेंट पोजीशंस के। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट इसके नेम से सजेस्ट हो रहा है कि इसमें सभी टॉप मोस्ट जो भी आइडियाज़ या फिर इनोवेशंस लेकर आएंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर होंगे। लाइक
वाइस प्रेसिडेंट, CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सभी टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के काम है टू एनालाइज डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज करती है कि वो हमने कौन से ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है, और तब उसके बाद अपने जो अंडर जो भी लोग आते हैं उनको बताते हैं कि हमने वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे अकम्प्लिश करना है। टू एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं वो अपना बिजनेस इन्वायरमेंट को भी एनालाइज करते हैं कि उनका जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है या फिर जो भी नीड्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या है, और उन्हें फुलफ़िल करके वो अपनी फर्म को सर्वाइव करवा पाते हैं मार्केट में। टू फॉर्म ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज दैट दे वांट देयर फर्म टू अचीव। जैसे कि मैंने पहले बताया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी बताती हैं, उस उन्हें पूरा करने के लिए स्ट्रेटजीज भी बताती हैं और उनमें हेल्प भी करती है। टू अरेंज ऑल दी नीडेड रिसोर्सेज लाइक मैन, मशीन, मनी एक्सेट्रा फॉर द अचीविंग ऑफ द गोल्स। ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है हर एक्टिविटी के लिए, इसलिए वो सभी रिसोर्सेज को भी मेंटेन करके रखती है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन, चाहे मनी हो या फिर मशीन्स हों। मिडल लेवल मैनेजमेंट, ये एक लिंक है टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में। ये सारी पॉलिसीज़ जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई उन पर ध्यान देती है, और उसी समय वो सारे लेवल जो अपने अंडर काम करते हैं उन एम्प्लॉयज़ को भी बताते हैं कि हमारे ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमें इस तरह से इन्हें अकम्प्लिश करना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे सभी डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। ये सारी जो भी पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई होती है उन्हें इंटरप्रेट करती है, उन पे काम करती है, उन्हें उन पर ध्यान देती है कि कैसे हमने इन स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ को फुलफ़िल करना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये ध्यान रखती है कि हर एक डिपार्टमेंट का HOD हो, यानी कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हो, ताकि जो भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर एक हेड हो जिससे वो अपना काम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाएँ। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो सभी HODs को, जो भी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होते हैं, उनको उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताती हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट मोटिवेट भी करती हैं इन HODs और इनके अंडर आने वाले एम्प्लॉयज़ को टू फुलफ़िल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा लिंक एज ए लिंक काम करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में, ताकि उनकी जो स्मूथ फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो हो सके। मोर ओवर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, चाहे वो सेल्स मैनेजमेंट हो या प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो डिपार्टमेंट हो, वो सभी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर काम करते हैं ताकि उनकी जो स्मूथ फंक्शनिंग हो सके ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट इज़ ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये इसके ही अलग अलग नेम है, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल। ये सबसे लोएस्ट लेवल है मैनेजमेंट की हायरार्की में, यानी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, और ये सभी जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनसे इनका डायरेक्ट कंटेक्ट होता है। इस लेवल पर सुपरवाइजर्स, सुपरिंटेंडेंट्स और डायरेक्शन ऑफिसर्स आते हैं, जिनका जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट पर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ डायरेक्ट कंटेक्ट होगा। ये सारे देखते हैं कि जो भी वर्क फोर्स है, यानी कि जो मेन एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी कंपनी के, उनके एफ़र्ट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पे वहाँ पर कमियाँ हैं जहाँ पर वो सही करें, और कौन सी उनकी स्ट्रेंथ्स हैं जो उन्हें वो और इम्प्रूव करें। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से जो भी पॉलिसीज़ या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन पास ऑन होती हैं वो आगे अपने एम्प्लॉयज़ को बताते हैं, वर्क फोर्स को बताते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर पाएँ। टू इंश्योर द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर बीइंग, जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो ये ध्यान रखती है कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो मिनिमम वेस्टेज हो वहाँ पर और मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट हो, मतलब एफिशिएंटली वो काम करें और इफ़ेक्टिवनेस से भी वो काम करें। केस स्टडीज़, धीरज इज़ वर्किंग एज ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन टिफको लिमिटेड। नेम द मैनेजरियल लेवल एट विच ही इज़ वर्किंग, स्टेट एनी 4 functions he will perform as operations manager इन हिज कंपनी। धीरज एक ऑपरेशन मैनेजर है अपने टिफको लिमिटेड कंपनी में, जहाँ पर
वो काम कर रहा है और हमें उसके 4 फंक्शंस बताने हैं। धीरज इज़ वर्किंग इन मिडल लेवल मैनेजमेंट बिकॉज वो ऑपरेशंस मैनेजर है, वो ना ही टॉप लेवल मैनेजमेंट में है, बिकॉज टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे मेन लाइक सीईओ या फिर और मैनेजर्स आएंगे, बट मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सभी डिपार्टमेंटल हेड्स आएंगे। यहाँ पर है ऑपरेशंस मैनेजर, ये सारे ही जो भी प्रोसेसेस होंगे उन्हें ऑपरेट करने में उनकी हेल्प करेगा और वो उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा। इसमें अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इसका काम होगा जो भी इसके लोअर लेवल मैनेजमेंट है और टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके बीच में एक लिंक काम करना और सारी पॉलिसीज़ और रूल्स एंड रेगुलेशंस को पास ऑन करना। नेक्स्ट, ये जो भी पॉलिसीज़ फॉर्म की जाएंगी टॉप लेवल मैनेजमेंट से उनका पूरा ध्यान रखेगा कि वो अच्छे से एनालाइज और इंटरप्रेट हो भी रही हैं या नहीं। ये वर्किंग कंडीशंस का भी ध्यान रखेगा कि लोअर लेवल मैनेजमेंट को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को आगे जाकर बताएगा। रजत इज़ वर्किंग एज रीजनल मैनेजमेंट इन टिफको लिमिटेड। नेम द लेवल एट विच ही इज़ वर्किंग। हिज रीजनल मैनेजर, ये भी एक डिपार्टमेंटल हेड है, ये अपने डिफरेंट रीजन्स के डिपार्टमेंटल हेड है ताकि वो पता करे कि जो भी रीजनल उसमें एडवांसमेंट या फिर डेवलपमेंट हो रही है वो क्या है। इसमें भी सेम फीचर्स आ आएंगे। मिस्टर तनवीर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग वर्क टू एम्प्लॉयज़ एंड रिप्रेजेंटिंग देयर ग्रीवेंसेस टू मिस्टर दीपक। आइडेंटिफाई तनवीर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग वर्क टू एम्प्लॉयज़। तनवीर काम कर रहा है लोअर लेवल मैनेजमेंट पर, बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो अपनी एम्प्लॉयज़ की नीड्स और नेसेसिटीज़ अपने अपर लेवल मैनेजमेंट तक को बताती है। और दीपक वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं बिकॉज जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट जो भी ग्रीवेंसेस और बताती हैं नीड्स अपने एम्प्लॉयज़ की, वो सीधा टॉप लेवल को नहीं बताती, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताती हैं। Amar, Akbar and Anthony are working in a pharmaceutical company. There is a vast difference in the nature of functions performed by them. Amar has to analyze the business environment and its implications for the survival of the firm. On the basis of functions performed by the 3 personnel, identify the level of management at which they are working. अमर टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहा है बिकॉज उसका जो काम है वो एनालाइज करना है बिजनेस इन्वायरमेंट को और वो काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज़ अकबर, वो करता है ध्यान रखता है कि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक अलग से उनका नेसेसरी पर्सोनल हो। पर्सोनल यहाँ पर डिपार्टमेंटल हेड्स को कहा गया है, इसलिए ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहा है। एंथनी इज़ वर्किंग एट सुपरविजरी ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट बिकॉज वो सारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में है और उनकी जो अगर नीड्स या नेसेसिटीज़ होंगी कोई भी तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक को बताएगा। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है जो कि अडेप्ट कर लेता है जो भी चेंजेस आते हैं अपने इन्वायरमेंट में। इसका फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग में जो भी मैनेजर है वो सारा कुछ डिटरमाइन करता है कि उसे अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स इन एडवांस। यहाँ पर वो गोल्स पहले ही एडवांस में सोच कर रखता है मैनेजर कि उन्हें क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं और उसके ऊपर वर्क करता है। सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजर प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। जो भी उसके गोल्स हैं उनके बारे में अगर सोचा अकेला तो उससे कुछ नहीं होगा, उसे मेनली ये भी पता होना चाहिए कि उसके स्टेप्स क्या हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज करके वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाएगा। इट डिसाइड्स हु विल डू पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन। ऑर्गेनाइजिंग ये भी ध्यान रखता है कि जो भी काम है वो कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स। जो भी मैनेजर है वो अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपने एम्प्लॉयज़ और लोअर लेवल पर जो भी काम कर रहे हैं उनको बताएगा और उससे अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए स्टेप फर्दर जाएगा। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स हेल्प इन अकम्पलिशमेंट ऑफ द वर्क एंड प्रमोट बोथ द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द रिजल्ट्स।
अच्छे से ऑर्गेनाइज होने की वजह से जो भी ऑपरेशंस हैं वो एक इफ़ेक्टिव होंगे, उनकी कॉस्ट कम पड़ेगी और आउटपुट इंक्रीज़ होगी, और जो भी रिज़ल्ट हैं वो इफ़ेक्टिव होंगे, टाइमली वो रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। स्टाफिंग इंक्लूड्स, यहाँ पर जो मैनेजर है वो स्टाफ को हायर करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयज़ को, जैसी उसकी ज़रूरत है वैसे वो उनको हायर करेगा। और नेक्स्ट प्रोसेस जो भी डायरेक्टिंग है उनके लिए उसको बताएगा कि उन्होंने काम क्या करना है, किस दिस फंक्शन इज़ कंसर्न विद फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही पर्सन को ढूंढने का, हायर करने के लिए सही क्वालिफिकेशन के साथ और सही पोजीशन पर उसे सही टाइम पर बिठाएगा। यानी कि स्टाफिंग में वो जिस पर्सन की जितनी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उसे जिस लेवल पर उसे हायर करना होगा उस हिसाब से वो उसे हायर करता है। नेक्स्ट इज़ डायरेक्टिंग। स्टाफिंग के बाद जो मैनेजर है वो अपने स्टाफ मेंबर्स को बताता है कि उन्होंने वो काम कैसे करना है, उनके गोल्स क्या हैं, उन्होंने कैसे स्टेप्स को मेजर करके उनको फाइनल गोल तक पहुंचना है। Manager directs the employees by his motivation and leadership skills and provide them an environment that influences them to work even harder towards the goal. एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ स्टाफ मेंबर्स को सिर्फ काम नहीं बताता, वो उनका पूरा ध्यान भी रखता है कि वो अच्छे से कर भी रहे हैं कि नहीं। जो भी एक अच्छा मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ की प्रेज़ भी करेगा जब वो कोई अच्छा काम करेगा, और जब कहीं वो गलत होंगे वहाँ पर उन्हें क्रिटिसाइज़ भी करेगा, ताकि वो अपने बेस्ट एफर्ट्स और लगा सकें और ऑर्गेनाइजेशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हैंडल कर पाएँ। कंट्रोलिंग, इन सारे फंक्शंस के बाद लास्ट आता है कंट्रोलिंग, और इस फंक्शन में जो भी मैनेजर है वो अच्छे से मॉनिटर करता है अपने स्टाफ मेंबर्स को और बाकी सारी रिसोर्सेज को, ताकि वो अच्छे से काम कर रहे हों। कंट्रोलिंग कंसिस्ट फॉर्मिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग के प्रोसेस में जो भी मैनेजर है वो फॉर्म करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि वो पहले सोच कर रखता है कि हमारी परफॉर्मेंस इतने लेवल की होनी चाहिए। फिर वो मेजर करता है प्रेजेंट परफॉर्मेंस। पहले तो वो सोचता है कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए, फिर वो एनालाइज करता है कि हमारी प्रेजेंट परफॉर्मेंस है कैसी, फिर उन दोनों में अगर कुछ भी डिफरेंस आ रहा है तो उसे फुलफ़िल करने के लिए उसे क्या करना होगा, वो कंट्रोलिंग के प्रोसेस में वो सारे डिसाइड करके अपने स्टाफ मेंबर्स को बताता है। सो दिस इज़ पार्ट 2। थैंक यू।